Hi, students. We are again here and we will discuss Shakespearean tragedy. And especially in this lecture, those points will be discussed which were remained untouched on the last turn. स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक बार अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को डिस्कस कर रहे थे, विशेष करके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ की, उन पे हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे थे। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा था कि किस तरीके से विलियम शेक्सपियर की जो ग्रेट ट्रेजेडीज़ उन्होंने लिखी हैं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अपनी ट्रेजेडीज़ का उपहार प्रदान किया ताकि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां भी इस तरीके के अद्भुत दुखांत नाटकों का सुखद आनंद ले सकें। स्टूडेंट्स के बारे में मैं बता रहा था, तमाम सारे एग्जाम्पल भी मैं बीच बीच में दे रहा था, चाहे वो मैकबेथ का एग्जाम्पल हो, चाहे वो हैमलेट का एग्जाम्पल हो, या फिर ओथेलो का हो, किंग लियर का हो, जूलियस सीजर का हो। तो सब एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं जस्टिफाई करने का भी प्रयास कर रहा था कि दोज पॉइंट्स व्हाट आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, तो दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़, कि वो जो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हर जगह अवेलेबल हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का जो हीरो होता है वो हमेशा एक ट्रेजिक फिगर होता है, राइट। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रेजेडीज़, राइट, एंड अल्टीमेटली ही गेट्स हिज फाइनल डेस्टिनेशन इन द फॉर्म ऑफ डेथ। माने जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का हीरो होता है वो अंत में मर ही जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था, सब जगह ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। थ्रू आउट द लाइफ वो स्ट्रगल करता है। इसके अलावा मैंने ट्रेजिक फ्ला का जिक्र किया था, हैमार्सिया का जिक्र किया था कि किस तरीके से शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के जो हीरो होते हैं उनमें सारे गुणों के बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसी कमियां रह ही जाती हैं जो अंततोगत्वा उनकी डेथ का कारण बन जाती हैं, राइट स्टूडेंट। इस तरीके से तमाम सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हमेशा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो हीरो होता है वो डोमिनेटिंग फिगर होता है इन द कंपैरिजन ऑफ हीरोइंस। हीरोइंस की अपेक्षा वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है, राइट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो सेंट्रल फिगर, जो प्रोटागोनिस्ट एक अलग ही तरह का एक सेंट्रल फिगर होता है जिसके इर्द गिर्द ही पूरी की पूरी स्टोरी रन करती है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट रहती है हमेशा। जो जो चीज़ें हीरो के अंदर चलती रहती हैं एक अलग तरीके से वो मेंटल स्टेटस में होता है, मेंटल जो उसकी मेंटल कंडीशन होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, वो स्ट्रगल करता रहता है कहीं ना कहीं अंदर, राइट। जैसा कि हैमलेट का एग्जांपल मैंने दे के भी आपको समझा दिया था, और मैकबेथ का भी एग्जांपल मैंने दिया था, किस तरीके से जो एक हीरो के अंदर एक तूफान सा चलता रहता है, वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, और कहीं ना कहीं उस अंदर जो उसके तूफान चलता रहता है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको बाहर भी नज़र आता है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैमलेट के दिमाग में चलती रही वो चीज़ें हमेशा उस, चाहे वो मैकबेथ का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं या ओथेलो का ले सकते हैं, तो वो चीज़ें जो उसके बाहर दिखाई पड़ती हैं, उसके एक्शन में दिखाई पड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो दिमाग के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं वो रिजल्टेड इन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से तमाम सारी जो क्वालिटीज़ रही हैं, जो फीचर्स रहे हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक। तो हैमार्सिया का जिक्र मैंने किया, ट्रेजिक फ्ला का जैसा कि मैंने बताया जिक्र किया, किस तरीके से वीकनेसेस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया मैंने, किस तरीके से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। तमाम इस तरीके से चीज़ें हमने आप लोगों के सामने डिस्कस की। हीरो के बारे में मैंने आपको बताया कि हीरो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का हमेशा एक ग्रेट मैन होता है। तो कभी भी कोई इस तरीके कोई सड़क छाप आदमी आपको नहीं नज़र आएगा। ही इज़ ऑलवेज अ मैन ऑफ स्टैंडर्ड। ही कैन बी अ you can say he can be a king, he can be army general, ही कैन बी प्रिंस ऑफ एनी कंट्री। किसी कंट्री का वो राजकुमार हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, कोई सेना का अधिकारी। माने इस तरीके से बड़े स्टैंडर्ड का होता है स्टूडेंट्स।
ओके, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। कुछ और पॉइंट्स जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ होती है कैथारसिस। स्टूडेंट्स, कैथारसिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल feature of Shakespearean tragedy. Okay, students, actually this is related to emotions which is arised in the mind of audience, the spectator who are there in the theater. तो kind of emotion that is rises in the mind of them. ऑडियंस जो थिएटर में इंजॉय कर रहे होते हैं ट्रेजेडी को, जो प्ले देख रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में जो एक इमोशन आता है, राइट, और उस इमोशन का जिक्र मैंने स्टूडेंट्स पहले भी किया, फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, राइट स्टूडेंट। जब मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी ट्रेजेडी की, तो उसमें मैंने जिक्र किया था इस बात का कि फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, ए काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। जो ऑडियंस के दिमाग में एक तरह की फीलिंग आती है पीटी की और फियर की, जब वो हीरो को देखता है कि किस तरीके से उनका हीरो स्ट्रगल कर रहा है, किस तरीके से हीरो तमाम सारी परेशानियों से होकर के गुजर रहा है, तो उसके दिमाग में एक फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर आता है। वो भय खाता है किस तरीके जो चीज़ें घट रही होती हैं। अगर इसको हम उस डेफिनीशन के साथ देखें जो मैंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी, तो उसमें लास्ट में मैंने जिक्र किया था कि व्हाट इज़ कैथारसिस। तो कैथारसिस के संबंध में हमने आप लोगों से बताया था स्टूडेंट्स कि परगेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द इमोशंस, जो या यूँ कह सकते हैं कि जो इमोशंस पीटी और फियर के होते हैं, तो वो किस तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, किस तरीके से उनका क्लीनलीनेस हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। अगर हम इसको बहुत ही सरलतम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि हीरोज हार्डशिप कंपेल अस टू एम्फसाइज विथ हिम। जो हीरो की लाइफ की तमाम सारी परेशानियां होती हैं, राइट, उनको जब हम देखते हैं किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा है, किस तरीके से विलन उसके साथ बड़ा क्रूएल डीड को जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस हीरो की जगह पे खड़े हैं। हमको खुद लगता है कि वी आर एट द प्लेस ऑफ हीरो हु इज स्ट्रगलिंग ऑन द सर्टेन ग्राउंड, राइट। टीयर्स फ्लो फ्रीली व्हेन हीरो लाइक हैमलेट डाइज। जब हीरो हैमलेट की तरह हीरो जब मरता है, तो कहीं ना कहीं एक ऑडियंस होने की हैसियत से हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, राइट। एक सैडनेस का फील आता है, वी फील पिटी, एक दया का भाव आता है कि बेचारा हीरो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ये जो इमोशन आते हैं हमारे अंदर पीटी और फियर के, राइट, कहीं ना कहीं ये हमको मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। मैं आपको कैथारसिस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ये प्रश्न उठता है कि अगर ये जो ट्रेजेडी है वो ऑडियंस को मेंटली एक्सर्ट कर दे रही है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी स्ट्रगल करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पीटी से या बहुत ज़्यादा फियर जो क्रिएट हो रहा है, जो ये इमोशन आ रहे हैं उसके अंदर, तो कैसे वो इससे रिलीज़ हो। जो एक्सेस इमोशन आ जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्थिर कर दे रहे हैं ऑडियंस को, कैसे वो ऑडियंस इससे रिलीज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, इस संबंध में जो कैथारसिस का कॉन्सेप्ट है उसका एम्प्लॉयमेंट जो माना जाता है ट्रेजेडी के अंदर, ये माना जाता है कि एक तरफ जहां हीरो की डेथ या उसकी लाइफ का स्ट्रगल हमारे अंदर पीटी एंड फियर का इमोशन बहुत ज़्यादा पैदा कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ए काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज आल्सो देयर इन द माइंड ऑफ ऑडियंस व्हेन विलेन इज पनिश्ड। ठीक उसी समय आप ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी गलत नीतियों और क्रूएल डीड्स की वजह से, अन्यायी प्रवृत्ति के कारण
गलत कार्यों के कारण जो विलेन को पनिशमेंट मिल रहा है, विलेन की भी डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे दिमाग में काइंड ऑफ रिलैक्सनेस जस्ट क्रिएट्स, हमारे दिमाग को रिलैक्स करती। माने माने जो इमोशन है हमारे अंदर का, पीटी एंड फियर, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। राइट स्टूडेंट्स? तो दिस बैलेंस ऑफ इमोशन, राइट, दिस सर्टेन प्लेन ग्राउंड ऑफ इमोशन इज कॉल्ड कैथारसिस। जहां एक और बहुत एक्सेस इमोशन हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर, पिटी और फियर का, कहीं ना कहीं वो प्यूरीफाई हो जाता है दूसरी तरफ से, और हम खुद को रिलैक्स फील करने लगते हैं। राइट स्टूडेंट्स? और अगर दूसरी तरीके से इसको समझने का प्रयास करें तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो, जैसे पॉइजन है, जैसे जहर है, तो जहर का इलाज जहर ही होता है। राइट? जैसे किसी को सांप काट लेता है स्टूडेंट्स, उसकी बॉडी में जब पॉइजन चला जाता है, तो जो उसकी दवा दी जाती है उसको, जो उसको मेडिसिन दी जाती है, कहीं ना कहीं उस मेडिसिन के अंदर भी जहर ही दिया जाता है। तो वो जहर जाकर के एक जहर दूसरे जहर को मार देता है। राइट स्टूडेंट्स? ठीक उसी प्रकार से जो पीटी और फियर का इमोशन क्रिएट होता है इन द माइंड ऑफ ऑडियंस, कहीं ना कहीं वो पीटी एंड फियर का इमोशन ही उस पीटी एंड फियर के इमोशन को रिलैक्स करने लगता है धीरे धीरे। इतना ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाती है कि धीरे धीरे वो उसकी कहीं ना कहीं मेडिसिन का काम करने लगता है, वो खुद ही उसको रिलीज करने लगता है। राइट? जैसे किसी को बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के, कॉमन लाइफ में आप देखिए, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत दुखी रहे, उसके प्रियजन स्वजन उनकी मृत्यु हो जाए, तो एक के बाद एक अगर लगातार किसी के जीवन में दुख आते जाते हैं, तो वो दुख ही उसके दुख को सहने की शक्ति डेवलप कर देते हैं। राइट? धीरे धीरे लगातार कोई पेन आदमी झेल रहा हो, तो उस पेन को झेलने की स्वतः ही उसके अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी, एक एनर्जी डेवलप हो जाती है उसके अंदर। राइट? तो बैलेंस हो जाता है जो इमोशनल उसका जो आउटबर्स्ट है, जो इमोशनल कहीं ना कहीं स्ट्रगल है उसकी लाइफ का, तो दैट इज रिलीज्ड बाय इमोशन इन इटसेल्फ। माने इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। भय और दुख का जो भाव ऑडियंस के अंदर आता है, कहीं ना कहीं ऑडियंस उन पिटी और फियर से स्वयं, वो पिटी एंड फियर ही उसके लिए दवा बन जाती है, पिटी एंड फियर को ख़त्म करने का माध्यम बन जाती है, और वो ऑडियंस उसको फिर इंजॉय करना शुरू कर देता है। ही स्टार्ट्स इंजॉइंग। राइट? जनरली आप अगर कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनको सैड सॉन्ग बड़ा पसंद होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई सैडनेस किसी को पसंद थोड़ी ना हो सकती है। राइट? सैडनेस भी किसी को पसंद होगी, लेकिन वो जो एक उस सर्टेन गाने को देख करके आदमी के दिमाग के अंदर जो सैडनेस आती है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ पिटी, तो कहीं ना कहीं बाई एंड बाई धीरे 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 इस तरीके की उसके अंदर उस इमोशन को वियर करने की एक आप ये कह सकते हैं क्षमता डेवलप हो जाती है। और वो क्षमता क्या करती है, फिर उन चीज़ों का असर उसके ऊपर होना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कैथारसिस। माने विलियम शेक्सपियर क्रिएट ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैलेंस। राइट? कैथारसिस इज ए kind of psychological balance in the mind of audience. Right? Clear? A kind of emotional balance. The emotions of pity and fear is being balanced in Shakespearean tragedies. शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आप देखेंगे कि एक इमोशनल बैलेंस पैदा हो जाता है। चाहे आप हैमलेट में देखें, चाहे आप मैकबेथ में देखें, किस तरीके की कंडीशंस आती हैं उसकी लाइफ में। अगर आप मैकबेथ का एग्जाम्पल लें, तो ठीक है, एक बार हैमलेट गलती करता है, ओवर एम्बिशन के कारण डंकन की हत्या कर देता है, लेकिन जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजरता है, जिस तरीके से एक तरह से समझ सकते हैं कि मेंटल सफरिंग से वो गुजरता है, तो उसके प्रति हमारे मन में एक पिटी का भाव आता है। राइट?
दया उत्पन्न होती है। लेकिन थ्रू आउट द स्टोरी हम देखते जाते हैं, जैसे जैसे ये प्लॉट आगे बढ़ता चला जाता है ड्रामे का, तो ऑटोमेटिकली वी आर रिलीज्ड, हम कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है हमारे दिमाग से पिटी और फीलिंग, फियर का इमोशन। हैमलेट में आप देखेंगे स्पेशली जिस तरीके से स्ट्रगल करता है हैमलेट, चाहे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा हो या एक्सटर्नल, जिस तरीके से सब के सब लोग उसके खिलाफ होते हैं, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है जब लेयर्स को ड्यूएल के लिए उतारा जाता है। एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन करता है किंग क्लॉडियस, जो विलन है इसका, राइट, जिससे हैमलेट बदला लेना चाहता है। तो जब आप उसको देखते हैं किस तरीके से हीरो के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहर में बुझी हुई खंजर, तलवार उसके हाथों में है, लेयर्स के हाथों में, जिससे पूरी तरीके से अनजान है हैमलेट, राइट। लेकिन जब लास्ट में आप देखते हैं कि हैमलेट तो चलिए ठीक है, उसके प्रति हमारे अंदर दया आती है चूंकि उसको मारा जा रहा है, लेकिन जब लेयर्स भी मरता है और साथ ही क्लॉडियस भी लास्ट में मर जाता है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल बैलेंस पैदा हो जाता है। और यही इमोशनल बैलेंस स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? कैथारसिस कहलाता है, राइट। तो अगर एक शब्द में आप जानने का प्रयास करें तो आप कह सकते हैं कैथारसिस इज पर्गेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस लाइक पिटी एंड फियर, राइट स्टूडेंट्स। और ये चीज़ आपको सारे के सारे जो ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, उनमें आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो कैथारसिस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का, और यूँ कह सकते हैं कि ये क्लासिकल ट्रेजेडी का भी कॉन्सेप्ट रहा है। जो क्लासिकल ट्रेजेडीज़ लिखी गई तो उनमें भी आपको ये सोफोकल्स की अगर ट्रेजेडीज़ का आप जिक्र करें, ग्रीक ट्रेजेडीज़ में जो सोफोकल्स एक महान ट्रेजेडी प्ले राइट रहा है, उसकी ट्रेजेडीज़ को आप, ओडिपस रेक्स को आप देखिए, तो उसमें भी यही ये कैथारसिस आपको एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में सारी ट्रेजेडीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पेनिश ट्रेजेडी अगर आप टॉमस किड की उठा करके देखें, उसमें भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप कोई भी ट्रेजेडी आप आगे उठाएं, विशेष करके शेक्सपियर की ट्रेजेडी की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ आपको कैथारसिस का कंसर्न देखने के लिए मिलता है। तो आई होप कि आपको कैथारसिस समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, ओके। इसके अलावा जो अगली खास बात है, राइट, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज़ का। स्टूडेंट्स, जो डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें जो मेन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो सुपर नेचुरल है। मीन्स शेक्सपियर की कोई भी आप ट्रेजेडी उठा के देखेंगे, उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी, जो कॉमन चीज नजर आएगी, वो होगी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब समथिंग वंडर, राइट, समथिंग यू कैन से घोस्ट लाइक। जैसे वो चीजें आपको नजर आएंगी, जैसे भूत, प्रेत, जादू टोना, चुड़ैल, इस तरह की चीजें आपको शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में नजर आएंगी हर जगह। मीन्स ऐसी चीजें जो नेचुरल लाइफ में आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं, राइट स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि नेचुरल का मतलब जो कॉमन ह्यूमन बीइंग, हमारी आपकी निजी जिंदगी है, हम आप लोग जिस समाज में रह रहे हैं, तो अगर अचानक से कोई उसमें ऐसा जीव नजर आ जाए जो गायब हो जाता है, तो वो भूत है ना। तो भूत नजर आएंगे कई जगह आपको शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के रूप में। चुड़ैल नजर आएंगी, राइट, आपको जादू टोना नजर आएगा, जो एक जादू किया जाता है, तंत्र मंत्र किया जाता है, इस तरह का भी डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा, राइट। जैसे अगर आप हैमलेट को देखें, हैमलेट का एग्जाम्पल लें, तो आप देखेंगे कि जो हैमलेट इसका हीरो है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, उसके पिताजी की हत्या हो चुकी है। क्या हो चुकी है? हत्या हो चुकी है। किसने किया है? उसके सगे भाई क्लॉडियस ने की है, राइट। लेकिन इस बात का ज्ञान हैमलेट को नहीं रहता है। उसको जानकारी कैसे मिलती है
कि उसके पिताजी की हत्या हुई है, कॉमन डेथ नहीं है, नॉर्मल डेथ नहीं है, तो उनके पिताजी का भूत आता है, घोस्ट की एंट्री होती है। राइट, एक्ट फर्स्ट में ही आप देखेंगे कि उसमें घोस्ट दिखाई पड़ता है और कई बार वो घोस्ट दिखाई पड़ता है। वो घोस्ट आकर के बताता है कि तुम्हारे पिता माने मेरी हत्या तुम्हारे चाचा यानी मेरे भाई ने की है, क्लॉडियस ने की है। अगर मेरे तुम सच्चे पुत्र हो तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम मेरी मृत्यु का बदला लो। तो स्टूडेंट्स, भूत जो है, ये घोस्ट इज सुपर नेचुरल, मीन्स मैन इज नेचुरल, जैसे हम आप नेचुरल हैं, लेकिन घोस्ट जैसा कि आप सुने भी होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गायब हो जाता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, तो ये चीज़ें नेचुरल नहीं है। घोस्ट का डिस्क्रिप्शन अब अभी जैसे अब मैकबेथ आप पढ़ेंगे या मैकबेथ पढ़ रहे हैं आप लोग, तो मैकबेथ में आप देखेंगे कि बैंकों की भी हत्या मैकबेथ ने करवा दी थी। राइट, इसलिए करवा दी थी कि कहीं ये इसका मैंने उनके लड़कों को एक्चुअली मरवाना चाहता था, क्योंकि अब इसको आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो समझेंगे कि भविष्यवाणी हुई थी चुड़ैलों के द्वारा। स्टूडेंट, चुड़ैल भी एक प्रकार का सुपर नेचुरल है। नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं वो तो नॉर्मल महिलाएं हैं हमारे आपकी तरह, लेकिन चुड़ैल पता लगा महिला है, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो जो चुड़ैलों का डिस्क्रिप्शन है मैकबेथ में आपको, ये भी सुपर नेचुरल है। राइट, इसके अलावा उन चुड़ैलों की भविष्यवाणी के आधार पे मैकबेथ हत्या करवा देता है बैंकों के लड़कों की, ये हत्या करवाने की योजना बनाता है उनके लड़कों की, लेकिन उस प्रयास में उनके लड़के तो बच जाते हैं, लेकिन बैंक को ही मारा जाता है। तो आगे चल करके मैकबेथ के सामने बार बार बैंकों का भूत आता है। स्टूडेंट्स, भूत, मैंने जैसा कि पहले बताया कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, इस तरह की चीज़ें शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। जादू टोना, जैसे किंग लियर आप पढ़ेंगे जब, तो किंग लियर में भी जादू टोना का डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से तंत्र मंत्र किया जाता है, तंत्र मंत्र आपको देखने के लिए उसमें मिलेगा। राइट, नेक्रोमैंटिक एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हर कदम पे देखने के लिए मिलेंगे, हर ट्रेजेडीज में आपको देखने के लिए मिलते हैं। राइट, अच्छा, ये एक ट्रेडिशन था। ये जो पहले की भी ट्रेजेडीज लिखी गई विलियम शेक्सपियर के पहले की, माने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कोई नया काम विलियम शेक्सपियर ने नहीं किया था। उनके पहले भी जो ट्रेजेडीज लिखी गई उनमें भी इस तरह के डिस्क्रिप्शन मिलते रहे। जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी का मैं बार बार नाम ले रहा था, टॉमस किड की लिखी हुई, शेक्सपियर के समकालीन ही थे लेकिन इनसे सीनियर थे थोड़ा सा। तो उनकी अगर स्पेनिश ट्रेजेडी को देखिए तो जैसे आप हैमलेट पढ़ते हैं, हैमलेट में पिता की हत्या हो चुकी है और पिता का भूत आकर के अपने पुत्र से बताता है कि मेरी हत्या हुई है, तुम मेरे पुत्र हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी मृत्यु का बदला तुम लो। राइट, ठीक इसी प्रकार से स्पेनिश ट्रेजेडी में अगर आप पढ़ेंगे, टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत महान ट्रेजेडी है, तो उसमें पुत्र की हत्या हो चुकी है और पुत्र का भूत आकर के अपने पिता से बताता है, माने पुत्र एंटोनियो है, उसकी हत्या हो चुकी है लारेंजो और बाल्थसाज के द्वारा। जो विलेन है लारेंजो और बाल्थसाज, ये विलेन है। उन्होंने सिर्फ एंटोनियो की हत्या इसलिए कर दी कि एंटोनियो उनकी बहन बेलेम्पेरिया से प्यार करता था। तो उस एंटोनियो का भूत आकर के अपने पिता से, बूढ़े पिता हिरोनिमो से बताता है। हिरोनिमो वो हीरो है, जान लीजिए, बूढ़ा आदमी, उससे बताता है कि मेरी हत्या हुई है, लारेंजो और बाल्थसाज ने मेरी हत्या की है मिलकर के, और मेरे पिता होने के नाते आपका कर्तव्य है कि मेरी मृत्यु का बदला लें। तो यहाँ पे भी घोस्ट है। माने ये डिस्क्रिप्शन जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, ये एक परंपरा रही है। ट्रेजेडीज की पहले भी लिखा जाता रहा और शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज में तो ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा।
चाहे मैकबेथ में देखेंगे, चाहे किंग लियर में देखेंगे, चाहे हैमलेट में देखेंगे, हर जगह भूत प्रेत या चुड़ैल या तंत्र मंत्र इस तरीके से चीज़ें आपको, जो अननेचुरल चीज़ें हैं, जो कॉमन जो ह्यूमन लाइफ है उससे अलग हैं, उन चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली विलियम शेक्सपियर एक प्रोफेशनल राइटर था। माने वो स्वांता सुखाए तुलसी वाली परंपरा का नहीं था कि केवल वो ट्रेजेडीज लिख रहा है तो अपने सुख के लिए लिख रहा है। एक्चुअली वो थिएटर्स के लिए लिखता था, थिएटर्स में उसकी ट्रेजेडीज का परफॉर्मेंस होता था और उससे वो पैसा कमाता था, राइट। तो पैसा कमाने के लिए आप समाज में वो चीज़ें दिखाएंगे जो समाज को प्रिय लगती हैं, जिसकी डिमांड है सोसाइटी में, राइट। और स्टूडेंट्स, जो ये मध्यकाल था, मिडिल एज थी, आप ये कह सकते हैं कि जो 13वीं 14वीं और 15वीं शताब्दी थी, जिसके बाद 16वीं शताब्दी में विलियम शेक्सपियर आया। स्टूडेंट्स, ये जो सदियां थी, यहाँ तक अभी साइंस का एडवांसमेंट प्रॉपर्ली हो नहीं पाया था, शुरू हो रहा था कहीं ना कहीं। क्रिस्टोफर मार्लप की अगर ट्रेजेडीज देखें, उसमें भी आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स नजर आएंगे। जबकि जो क्रिस्टोफर मार्लोव का डॉक्टर फास्टस है, तो डॉक्टर फास्टस यद्यपि रिनेसेंस स्पिरिट उसके अंदर है। रिनेसेंस क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब मैंने बेकन को पढ़ाया था। माने एक नई सोच डेवलप जरूर हो रही थी सोसाइटी में, जिसका रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर फास्टस, जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव की लिखी हुई ट्रेजेडी है, उसका हीरो डॉक्टर फास्टस। लेकिन बावजूद इसके पूरा का पूरा प्ले डॉक्टर फास्टस वो इस तरीके से देवदूत, शैतान, इन लोगों से तमाम प्रकार नेक्रोमेंसी, जादू टोना, इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है। तो इसका रीज़न, इसके पीछे स्टूडेंट्स क्या था? इसका रीज़न ये था कि जो मेडिबल बिलीफ थी, वो मिडिल एज में लोगों को इस तरीके से सुपरनेचुरल एलिमेंट्स पे बड़ा भरोसा हो रहा था। माने लोगों को इस तरह भूत प्रेत में बड़ा यकीन था। साइंस का उतना एडवांसमेंट अभी हो नहीं पाया था, लोगों के अंदर साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं हुई थी, जिसका रीज़न ये था कि लोग बहुत भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे, राइट स्टूडेंट्स। तो चूंकि भूत प्रेत में लोगों का विश्वास बहुत अधिक था, उन चीज़ों को देख करके लोगों को मज़ा आता था, इस कारण से शेक्सपियर ने लोगों को उनके टेस्ट का आइटम देने के लिए अपनी सारी की सारी ट्रेजेडीज में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का एम्प्लॉयमेंट किया। और ये कोई उनके लिए नई परंपरा नहीं थी, उनके जो प्रिकर्सर्स थे, जो उनके प्रीस एक्सपीरियंस थे, उन्होंने भी इस डिवाइस को लॉन्च किया था अपनी ट्रेजेडीज में, अपनी क्रिएशंस में, लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए। और ये कार्य विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों में बखूबी किया। मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि हैमलेट में आपको घोस्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मैकबेथ आप पढ़ना शुरू करें तो मैकबेथ की स्टार्टिंग ही चुड़ैल की स्पीच से होती है। माने उसके जैसे पहले लाइन पढ़ेंगे तो चुड़ैल की स्पीच से शुरू ही होता है। विचेस, 3 विचेस, बड़ा इंपॉर्टेंस है 3 विचेस का, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स क्या है और किस तरीके से विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं, ट्रेजेडीज हैं, उनमें आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका एब्सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस, राइट। एब्सेंस ऑफ पोएटिक जस्टिस। ये पोएटिक जस्टिस क्या होता है स्टूडेंट्स? पोएटिक जस्टिस मीन्स स्टूडेंट्स, मीन्स समथिंग दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो चीजें सार्वभौमिक रूप में स्वीकार्य हैं या दैवीय कानूनों के मापदंडों पे खरी होती हैं, उनको पोएटिक जस्टिस कहते हैं, राइट। माने जिनकी आदर्श रूप में स्वीकार्यता है वो पोएटिक जस्टिस है। आइडियली दोज कॉन्सेप्ट्स व्हाट आर एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एंड एवरीबडी नेवर जस्ट अवॉइड इट। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति इसको अवॉइड नहीं कर सकता, एवरीबडी एक्सेप्ट इट
अब वो हो या ना हो, यह अलग मुद्दा है। आइडियली वो पॉसिबल हो ना हो, लेकिन उसकी स्वीकार्यता हर व्यक्ति के द्वारा होती है, उसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? जैसे कहा जाता है सत्यमेव जयते, माने सदा सत्य की जय होती है। राइट? बुराई हमेशा परास्त होती है और सच्चाई की हमेशा विजय होती है। ये एक आदर्श वाक्य है, इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। सत्यमेव जयते, यही कहलाती है पोएटिक जस्टिस। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? पोएटिक जस्टिस। राइट? और एग्जांपल अगर अब मैं आपको दूं तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया की सबसे अच्छी नीति अगर कोई है तो ईमानदारी है। राइट? सभी स्वीकार करते। ये अलग बात है कि ये हो ना हो, लेकिन ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फिनोमेना है। राइट? हमेशा ये माना जाता है कि इंडस्ट्री इज रिवार्डेड एंड गिडीनेस इज पनिश्ड। ये पोएटिक जस्टिस है, माने मेहनत हमेशा पुरस्कार पाती है और जो आलस्य है वो हमेशा दंडित की जाती है, उसको दंड मिलता है। ये भी पोएटिक जस्टिस है। राइट? माने जो न्याय होता है वो देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। न्याय की हमेशा जीत होती है। राइट? सच्चाई अंत में जीतती जरूर है। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन उजाले की किरणें उसे समाप्त कर ही देती हैं। जो इस तरह के आदर्श होते हैं समाज के, इन्हीं को पोएटिक जस्टिस कहा जाता है स्टूडेंट्स। राइट? क्लियर? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ये पोएटिक जस्टिस है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मिथिकल कॉन्सेप्ट होते हैं स्टूडेंट्स, पौराणिक जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट हैं, क्लासिकल थियरीज हैं हमारी, इन्हीं को हम पोएटिक जस्टिस कहते हैं। लेकिन इस पोएटिक जस्टिस की कमी नजर आती है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में, अगर आप देखेंगे तो। राइट? यू विल नॉट फाइंड पोएटिक जस्टिस इन द प्लेस, स्पेशली इन ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में आपको ये पोएटिक जस्टिस देखने के लिए नहीं मिलेगा। राइट? जैसे अगर हैमलेट है तो तरीका तो ये है कि हैमलेट सच्चाई के रास्ते पे है, उसका चाचा विलेन है, उसने अपने ही भाई की हत्या की है, इसलिए हैमलेट अगर उससे बदला ले रहा है तो हैमलेट को डेनमार्क का राजा बनना चाहिए और क्लॉडियस को सजा मिलनी चाहिए, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। नियम तो यही कहता है, पोएटिक जस्टिस तो यही है विद्यार्थियों। लेकिन क्या पोएटिक जस्टिस आपको देखने के लिए हैमलेट में मिलेगा? इफ यू स्टडी इट, इफ यू एंजॉय हैमलेट इन थिएटर, अगर आप हैमलेट को थिएटर में देखेंगे या पुस्तक में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कि पूरे जीवन आनंद लेता है क्लॉडियस और अंत में उसकी मृत्यु तो होती है। माने बुराई की तो हार हुई, लेकिन सच्चाई की जीत कहां हो पाई? अंततोगत्वा हैमलेट भी तो मारा गया, तो इंडस्ट्री को रिवार्ड कहां मिला? राइट? इविल तो डिफीटेड, बुराई की तो हार हुई ही, लेकिन अच्छाई भी उसी के साथ मर गई ना। ये अलग बात है कि ऑडियंस सिंपैथेटिक है हैमलेट के लिए कि बेचारा कुर्बान हो गया, लेकिन उसको जीना चाहिए था ना। क्लॉडियस के लाश पर खड़ा होकर के वो जय जयकार तो करता, क्लॉडियस के
मृत्यु के बाद उसका राज्याभिषेक होना चाहिए था ना, क्योंकि अपने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था उसने। उसका पिता डेनमार्क का राजा था ना, जिसकी हत्या उसी के भाई ने कर दी थी। लेकिन स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड दैट evil is defeated, but good should be honored ना। बट कहां ऑनर्ड? गुड को ऑनर मिलना चाहिए, गुड की विजय होनी चाहिए और इविल की पराजय होनी चाहिए, लेकिन हुई कहां? इसका मतलब जो पोएटिक जस्टिस होना चाहिए, जो एक नेचुरल लॉ है, जो सोशली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, कहां वो हो पाया? पोएटिक जस्टिस नहीं रही स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में ये एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि एब्सेंस रहता है पोएटिक जस्टिस का। राइट? पोएटिक जस्टिस मिल नहीं पाता है हीरो को। यू विल नॉट फाइंड। राइट? मैकबेथ में आप देखेंगे जिस तरीके से मैकबेथ एक बार गलती कर जाता है लेकिन हर कदम पे पछताता है वो। मेरे हाथ इतने गंदे हैं कि सारे अरब देश का इत्र भी मिलकर के मेरे हाथों के गंध नहीं निकाल सकता है। जो गलती मैकबेथ से हो गई उसके लिए इतना पछता रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, कहां ऐसा हो पाता है कि सच्चाई की जीत हो और बुराई की पराजय हो? यू विल नॉट फाइंड देयर। किंग लियर में यही चीज देख लीजिए आप। जो किंग लियर अपनी 2 बेटियों पे भरोसा कर करके उनको अपना राज्य सौंप देता है, उनके प्रेम में, आखिर उन लड़कियों ने किस तरीके से गद्दारी की है किंग लियर के साथ? क्या भरोसे को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या विश्वास में इतना बड़ा धोखा होना चाहिए? स्टूडेंट्स, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। राइट? केवल शेक्सपियर को लगता है केवल उपन्यासों में, केवल कल्पनाओं में ही पोएटिक जस्टिस संभव है। जो यथार्थ का धरातल है, जो सच्चाई का धरातल है, वहाँ तो केवल किताबों तक ही पोएटिक जस्टिस सीमित है। सही जिंदगी में पोएटिक जस्टिस नहीं हो पाता है। आप मानते हैं सत्यमेव जयते, नोटों में पहले लिखा भी रहता था सत्यमेव जयते, लेकिन आप बताइए क्या यथार्थ के धरातल पर सत्यमेव जयते है? बोलो भाई, कहीं सत्यमेव जयते दिखाई पड़ रहा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं पे? तो विलियम शेक्सपियर को यह लगता था कि ये चीजें केवल किताबों की चीजें हैं। आम आदमी जो जी रहा है सामान्य जीवन में, ये चीजें पाई नहीं जाती हैं। जो अच्छाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है वो परेशान हो जाता है। सच्चा आदमी हमेशा परेशान रहता है। इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए हैमलेट ने, लोगों के हार्ट को टच करने के लिए विलियम शेक्सपियर ने, क्षमा कीजिएगा, हर जगह पोएटिक जस्टिस का एब्सेंस दिखाया है अपने प्लेस में। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज का स्टूडेंट्स, दैट इज कॉमिक रिलीफ। व्हाट? कॉमिक रिलीफ। ये कॉमिक रिलीफ क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉमिक रिलीफ का मतलब ये होता है कि ऑल्दो शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज आर फुल ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स, the flow of pity and fear like emotions are there in the mind of audience। यद्यपि ऑडियंस के मस्तिष्क में
दुख, दया और भय व्याप्त रहता है, इतना ज़्यादा ट्रेजेडी रहती है, इतना ज़्यादा हॉरर एंड टेरर आपको दिखाई पड़ता है, मर्डर एंड मेलोड्रामेटिक एलिमेंट दिखाई पड़ते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी के अंदर। लेकिन शेक्सपियर ने हर ड्रामे में एक कार्य किया है कि बीच बीच में कॉमेडी डाल देता है। वो कॉमिक मीन्स जो आपके अंदर लाफिंग थोड़ी सी पैदा कर दे, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर जो इमोशन आ गए हैं बहुत ज़बरदस्त, आंखों में आंसू आ गए हैं, आपका कलेजा आपके हलक में आ गया है, कहीं ना कहीं उन जो टिपिकल इमोशंस जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसे तानी के आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए विलियम शेक्सपियर एम्प्लॉयज कॉमिक सीन्स इन हिज ट्रेजेडीज। अपनी ट्रेजेडीज में विलियम शेक्सपियर कॉमिक सीन्स का एम्प्लॉयमेंट कर देता है। माने ऑडियंस को थोड़ा सा हंसने लगेंगे, थोड़ी देर के लिए देखते हुए प्ले को थोड़ा सा उनको हंसी आ जाएगी, थोड़ा बहुत बीच बीच में वो इस तरीके से कॉमेडी वाले सीन्स का एम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। क्या करने के लिए? रिलीफ देने के लिए लोगों को। जो ऑडियंस देख रहा है ड्रामे को या जो रीडर उसको पढ़ रहे हैं, तो जो उनका दिमाग एकदम से वो मर्डर, किलिंग, बुचरिंग देख करके एकदम से क्रैम्ड हो गया है, क्रश होता जा रहा है, उससे लोगों के माइंड को रिलीफ देने के लिए उसने कॉमिक मूवमेंट्स को उसमें एम्प्लॉय कर दिया है। इसी को कहते हैं कॉमिक रिलीफ। राइट स्टूडेंट्स? चाहे वो मैकबेथ आप देखेंगे तो मैकबेथ में जो चुड़ैलों की सीन आती है, किस तरीके से वो डांस करती रहती हैं चुड़ैलें, उसको देख करके आपको हंसी आएगी। बाद में भी जब बहुत ट्रेजेडी अपने उफान पर होती है, मैकबेथ एकदम अपने शिखर पर ट्रेजिक मोमेंट्स पहुंच रहे होते हैं, तो बाद में फिर वो चुड़ैलें दिखाई पड़ती हैं, तो लोगों को एक सेकंड के लिए हंसी आ जाती है, थोड़ा सा कॉमिक सीन हो जाती है। इसके अलावा जिस तरीके से मैकबेथ पागलपन दिखाता है अपना, एकदम पगला सा जाता है पार्टी में, भूत जहाँ बैठना चाहता है कूद के खड़ा हो जाता है, वहाँ उसको भूत नजर आने लगता है। तो एक कॉमिक सीन्स का एम्प्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा मैकबेथ में भी। हैमलेट का अगर आप जिक्र करेंगे, हैमलेट में आप देखेंगे कि आपको ग्रेव डिगर सीन, जो कब्र खोदने वाले होते हैं वो इस तरीके से गाते रहते हैं, इस तरीके से उनका कैरेक्टर दिखाया जाता है कि आपको हंसी आ जाएगी। राइट? ओफिलिया की कब्र हैमलेट खोदने लगता है, खोद खोद के वो निकालने लगता है, इसी में ओफिलिया है। तो इस तरीके के जो सीन्स हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉमेडी क्रिएट करती हैं, और शेक्सपियर का उद्देश्य इसके पीछे ये होता है कि किस तरीके से उनकी जो ऑडियंस है उसका मूड थोड़ा सा रिलीफ पा जाए, रिलैक्स हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप अगर उसमें किंग लियर में चले जाएंगे तो उसमें क्लाउन है, क्लाउन माने विदूषक, जोकर। वो जोकर हमेशा रहते हैं किंग लियर के साथ उनका मनोरंजन करने के लिए, तो वो इस तरीके से बातें करते हैं। राइट? तो उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो कॉमेडी क्रिएट करती हैं, तो ये भी कॉमिक रिलीफ है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सीक्वेंस वाइज शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में किस तरीके से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेसिकली, उनका जिक्र मैंने आप लोगों के सामने किया। ओके? थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि एक्चुअली इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसा मैंने जिक्र आप लोगों से किया था कि हैमलेट, चाहे मैकबेथ हो, हैमलेट हो, किंग लियर हो, थे कोई भी प्ले हो, शेक्सपियर थोड़ा सा अपना निजी रास्ता लेके चलता है, अपने निजी तरीके से ट्रेजेडीज को लिखता है जो क्लासिकल ट्रेजेडीज से डिफरेंट है। जैसे यही लास्ट पॉइंट का एग्जांपल आप ले लीजिए, तो जो जो आपके एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा था अगर ट्रेजेडी है तो उसमें कॉमिक सीन्स नहीं होनी चाहिए, फिर ट्रेजेडी होनी चाहिए। नाटक अगर दुखांत लिखा जा रहा है तो उसमें कोई भी कॉमिक सीन नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमेडी लिखी जा रही है तो फिर उसमें कोई ट्रेजिक सीन नहीं होनी चाहिए, सीरियस सीन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात को विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों में नहीं माना है। ये ट्रेजेडी तो लिखते हैं लेकिन बीच बीच में कॉमेडी को भी बीच बीच में डाल देते हैं, कॉमिक सीन्स को भी बीच बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि क्लासिकल ट्रेजेडीज का पैटर्न नहीं था। इस चीज़ को कभी भी एरिस्टोटल ने अपने सिद्धांतों में स्वीकार नहीं किया था। तो आप कह सकते हैं कि ये नई चीज़ विलियम शेक्सपियर ने अपने ट्रेजेडीज में डाल दिया। इसके अलावा
एरिस्टोटल ने कहा था कि ट्रेजेडी में यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, माने पूरी की पूरी ट्रेजेडी एक ही स्थान पे घटित होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि एक सीन अमेरिका में हो रही है, एक सीन जो है वो इंग्लैंड में हो रही है, एक सीन इंडिया में हो रही है। उसको ये लगता था कि कैसे इतनी सारी सीन्स का प्रेजेंटेशन एक समय में एक स्टेज पे नहीं हो सकता है, इसलिए वो कहता था यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए। ट्रेजेडी में एक ही स्थान की घटनाएं दिखाई जानी चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, माने जो जिस तरीके का एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो थ्रू आउट द प्ले उसके एक्शन वैसे ही होने चाहिए। जो घटनाएं घट रही हैं वो सीक्वेंस में घटती चली जाए। यूनिटी ऑफ एक्शन इसको कहते हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, एक समय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीन बसंत के ऋतु में हो रही है तो एक सीन 2 साल बाद की दिखाई जा रही, तो एक सीन जो है 6 महीने बाद की दिखाई जा रही है। एरिस्टोटल को ये लगता था कि ये चीज़ें वास्तव में एक टाइम में एक स्टेज पर लोगों को जोड़ने के लिए सही नहीं रहेंगे। लोग जुड़ नहीं पाएंगे, वो कैसे कल्पना कर पाएंगे। देखिए आज की तरह फिल्म तो थी नहीं कि तुरंत फिल्मों वाली स्थिति थी, उसमें तो पर्दे बदले जाते थे। तो एरिस्टोटल को लगता था कि यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन अगर रहेगा तभी कहीं ना कहीं नाटक में जीवंतता आ पाएगी, लोग उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ऑडियंस। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर ने इन 3 चीज़ों को भी अपने प्लेज में नहीं फॉलो किया। न तो यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो किया, न यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया, न यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया। राइट, तो इस मामले में भी शेक्सपियर ने अपनी अलग ही राह बनाई जो क्लासिकल ट्रेजेडीज़ का पैटर्न से थोड़ी सी अलग थी। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि शेक्सपियर ने अपने लिए एक अलग ही रास्ता बनाया ट्रेजेडीज़ के लिए। और स्टूडेंट्स मैंने अपने पिछले लेक्चर्स को मिला करके इस लेक्चर तक आपको वो तमाम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत विधिवत समझाने का प्रयास किया जो कि सारी की सारी शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में पाए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ समझ आ गई होगी। आप ये समझ गए होंगे कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें हर जगह विद्यमान रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।